वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों देखिए, अक्टूबर चल रहा है, एग्ज़ाम आने वाला है, फॉर्म भरने के सिलसिले शुरू हो चुके हैं। दिसंबर नवंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। अभी तो अक्टूबर में भी 28-29 अक्टूबर को आपका पेट का एग्ज़ाम है। उसके बाद आपका ROARO पड़ेगा, APS का एग्ज़ाम पड़ेगा, MP PCS, UP PCS, उत्तराखंड। मतलब आप लगातार जो भी आपका टारगेट है, टारगेट बनाइए, पढ़ने में लग जाइए। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोगों को देखना है रसायन विज्ञान। हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा खाद्य संरक्षण, पोषण एवं औषधियाँ। तो खाद्य संरक्षण होता क्या है, संरक्षण क्या होता है? संरक्षण मतलब कि किसी भी चीज़ को खराब होने से बचाना, ठीक है। तो खाद्य संरक्षण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को छोटी या लंबी समयावधि के लिए खराब होने से सुरक्षा प्रदान की जाती है। और इसमें खराब होने से सुरक्षा में क्या है कि भोजन के रंग, स्वाद और पोषक तत्वों को भी यथासंभव सुरक्षित रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है। इसके सिद्धांत क्या हैं भोजन संरक्षण के? तो इसमें जीवाणुओं को, सूक्ष्म जीवाणु जो हैं उनको नष्ट करना, सूक्ष्म जीवाणु की जो अभिक्रिया होती है उसको रोकना या फिर उसमें विलंब उत्पन्न करना। सूक्ष्म जीवाणु जो भोजन को ख़राब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी अभिक्रिया को रोक देना। जैसे कि दूध को ख़राब होने के लिए हम क्या, ख़राब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं। तो इससे क्या होता है, जो उसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। आगे क्या है, एंजाइमों की अभिक्रिया को रोकना। तो इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। दूध को उबाल करके उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है और कई बार केवल अल्प अवधि के लिए ताप दे करके उन सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है जो कि खाद्य पदार्थ को ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। अगर डब्बे में बंद किए जाने वाले भोज्य पदार्थों की बात करें तो डिब्बा बंद करने की प्रक्रिया में डिब्बे के अंदर डाले जाने वाले भोज्य पदार्थ को उच्च तापमान में गर्म किया जाता है ताकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु विकसित न हो। तो डब्बे में जो हमें भोज्य पदार्थ, पैक्ड फूड जो हमको मिलता है उसमें क्या रहता है, भोज्य पदार्थ को पहले गर्म करके उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करके तब रखा जाता है। छिला हुआ सेब जो है वो छिलका युक्त सेब की तुलना में जल्दी खराब होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेब का जो छिलका होता है उसका सुरक्षा आवरण है जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं को सेब के भीतर प्रवेश करने से बचाता है, ठीक है। यानी जो छिलके सहित सेब रहता है वो ज़्यादा सुरक्षित रहता है क्योंकि उसका जो छिलका है वो सूक्ष्म जीवाणुओं से सेब को बचाता है। वहीं पे छिला हुआ सेब अगर रख दिया जाए तो उसमें सूक्ष्म जीवाणु जल्दी अभिक्रिया करेंगे, वो जल्दी खराब होगा, ठीक है। इसी प्रकार अखरोट, अंडे के छिलके, फलों और सब्जियों के छिलके जो है ये सुरक्षा आवरण का काम करते हैं और सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया में विलंब उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तापमान को कम करने या भोजन को जमाने के द्वारा भी सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया को लंबित किया जा सकता है। इससे भी संरक्षण संभव हो पाता है। हमेशा ताप गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से भोज्य पदार्थ ऐसे हैं जिनको ठंडा करके बिल्कुल कम टेम्परेचर पे रख करके भी उसको संरक्षण उसका किया जा सकता है। जमा हुआ भोजन जो है वो ताज़े भोजन की तुलना में अधिक समय तक खाने योग्य रह सकता है। वही फ्रिज का कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करते हैं, खाने को, बचा हुआ खाना रहे वो बाहर रहे तो जल्दी ख़राब हो जाएगा, बचाने के लिए हम फ्रिज में रखते हैं क्योंकि कम टेम्परेचर पे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनके अभिक्रिया करने की दर जो है वो कम हो जाती है। तो हमारा भोजन जो है वो सेफ बचा रहता है, संरक्षित बचा रहता है। यह इसलिए कि सूक्ष्म जीवाणु जो है वो कम तापमान पर प्रक्रिया नहीं कर सकते, अभिक्रिया नहीं कर सकते। जैसे कुछ रसायन जैसे सोडियम बेंजोएट है, पोटेशियम बाइसल्फर है और सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास को ये रोकने में सहायक होते हैं, इसलिए इन रसायनों को परिरक्षक कहते हैं। नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, रसायनों का परिरक्षक सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फर, ठीक है। ये सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास को रोकने में सहायक होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको रसायनों का परिरक्षक कहते हैं। आगे है, एंजाइमों के कारण भी भोजन खराब होता है जो कि भोजन में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं। जैसे कच्चे केले को कुछ दिनों के लिए अगर रखा जाए तो केला जो है वो पक जाएगा, पीला हो जाएगा और फिर सड़ने लगेगा, ठीक है। ये इसमें इनबिल्ट एंजाइम होते हैं, मतलब भोजन में ही एंजाइम होते हैं जो धीरे धीरे मतलब वो भोजन को ख़राब करते हैं।
यह सब एंजाइमों के कारण होता है। यदि एंजाइमों की प्रक्रिया को भी रोक दिया जाए, अभिक्रिया को रोक दिया जाए, तो खाद्य पदार्थ सड़ने से बच जाएगा। अभी हम भोजन संरक्षण के जो सिद्धांत पढ़े हमने 3, उसमें ये भी था कि एंजाइमों की भी अभिक्रिया को रोका जाए। जो प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट उपस्थित एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को मतलब उसमें धीरे धीरे, जैसे केले का ही एग्जाम्पल हमने लिया, उसमें पहले से ही इनबिल्ड एंजाइम है, केला बाहर रखे रहेंगे, पक जाएगा, फिर पीला होने लगेगा, फिर सड़ने लगेगा। ठीक है, इसमें कोई बाहरी फैक्टर काम नहीं करता है, कोई इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं का अभिक्रिया नहीं होती है। आगे तो ये देख लिया हमने भोजन संरक्षण क्या होता है। अब आता है औषधियाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको ज्वरनाशक, पीड़ाहारी, दर्दनाशक, अनिद्राकारी औषधियों का नाम दे देगा। ठीक है, आपको टिक करना रहेगा, या फिर औषधियों का नाम देगा, आपको बताना रहेगा कौन सी है, या फिर ज्वरनाशक औषधि का नाम पूछ लेगा। तो देखिए, रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग रोगों के निदान, दर्द निवारण इत्यादि में किया जाता है, ये कहलाती हैं औषधियाँ, मेडिसिन या फिर ड्रग्स। ठीक है, तो ये एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं रोगों के निदान में, या फिर हमारे शरीर में कोई समस्या हो उसको दूर करने के लिए। दर्द हो रहा हो तो दर्दनाशक खा लेते हैं, बुखार है तो ज्वरनाशक खा लेते हैं, तो ये औषधियाँ कहलाती हैं। इनका वर्गीकरण देखते हैं। रसायन यानी औषध को चिकित्सा विज्ञान में उनकी क्रिया के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले है ज्वरनाशक। ज्वरनाशक यानी एंटीपायराइड्स, बुखार होता है, हमारे शरीर का ताप बढ़ता है तो उसको मेंटेन करने के लिए, तो वह रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग उच्च ज्वर यानी फीवर में ताप कम करने के लिए किया जाता है, ये ज्वरनाशक कहलाती हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे आप वीडियो 2 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लिस्ट बना लीजिएगा इसमें भी। ठीक है, इसका ज्वरनाशक का एग्जाम्पल देखिए, एस्प्रिन जिसका एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल जिसको बोलते हैं, साथ में पैरासीटामोल और फिनएसिटिन। ठीक है, एस्प्रिन, पैरासीटामोल पता ही है सबको, फिनएसिटिन नया नाम है, देख लीजिएगा। पीड़ाहारी दर्दनाशक। ठीक है, तो इसमें क्या है, वो औषधि जो बिना बेहोशी के मानसिक उलझन या अनतंत्रिकीय कुप्रभाव के दर्द को कम करती है, दर्दनाशक कहलाती है। ठीक है, एक तो होती है इसमें अनिद्राकारी, दूसरा निद्राकारी। तो क्या समझ में आया कि वह औषधि जो बिना बेहोशी के, बिना एनेस्थीसिया उसमें नहीं होता, बिना बेहोशी के मानसिक उलझन या तंत्रिकीय कुप्रभाव के कारण हमारे शरीर में जो दर्द होता है उसको कम करती है, ये दर्दनाशक कहलाती है। एक तो अनिद्राकारी औषधि होती है नॉन नारकोटिक, और दूसरा निद्राकारी होती है नारकोटिक। तो दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। अनिद्राकारी दर्दनाशक में है एस्प्रिन जिसका रासायनिक नाम है 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। दूसरा है पैरासीटामोल 2-एसिटामिडोफिनॉल। अति लोकप्रिय अनिद्राकारी जो है दर्दनाशक है एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल, और यही हमने उसमें भी पढ़ा था इनको, ज्वरनाशक में भी। लेकिन एस्प्रिन वाला क्या नाम है, 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, और इसका 2-एसिटामिडोफिनॉल, नाम याद कर लीजिएगा दोनों। निद्राकारी दर्दनाशक में कौन सी है, नारकोटिक वाले में, तो वह औषध जो सूक्ष्म मात्रा में प्रविष्ट कराई जाती है तो दर्द कम करती है और निद्रा उत्पन्न करती है। और अगर इसी की ज़्यादा मात्रा दे दी जाए तो क्या होगा, आलसीपन आ जाएगा, या फिर कोमा जैसी या फिर मृत्यु कारक भी हो सकती है, काफ़ी खतरनाक होती है निद्राकारी। कम मात्रा में दी जाए तो दर्द निवारक का काम करती है और आपको नींद आ जाती है, लेकिन अगर इसी की मात्रा बढ़ा दी जाए तो ये आलसीपन, कोमा या मृत्यु कारक में काम आती है। निद्राकारी पीड़ानाशक मुख्यतः अफीम उत्पाद, ठीक है, ओपियम उत्पाद से बनी रहती हैं, जैसे कि मॉर्फिन है, कोकीन है, हेरोइन। ठीक है, ये आदत निर्माणक यानी हैबिट फॉर्मिंग होती है। यह निद्राकारी ओसिएट या ओपिएट कहलाते हैं, सॉरी ये ओपिएट है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये निद्राकारी ओपिएट कहलाते हैं क्योंकि ये अफीम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया अनिद्राकारी और निद्राकारी औषधि। पूतिरोधी, ठीक है, जिसको कहते हैं एंटीसेप्टिक। तो
इसकी अगर बात करें एंटीसेप्टिक में क्या होता है कि वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं और उसकी वृद्धि को रोकते हैं, ये प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। प्रतिरोधी जीवित ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाते हैं और इसका उपयोग जो है कटने पर या फिर घावों पर किया जाता है। ठीक है, घावों पर किया जाता है। अगर मान लीजिए हमारी स्किन में घाव लग गई है, स्किन कट गई है, तो फिर क्या होगा, त्वचा खुल जाएगी। ठीक है, एक परत जो आवरण है वो खुल जाएगा, तो इससे क्या होगा, सूक्ष्म जीवों के लिए ज़्यादा आराम से अटैक कर सकते हैं। तो इन सभी को रोकने के लिए कटने पर, घावों पर ये जो है ये प्रतिरोधियों का, एंटीसेप्टिक का यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये है मर्क्यूरोक्रोम, यूरिक एसिड, आयोडोफॉर्म, पोटेशियम परमैंगनेट इत्यादि। ठीक है, तो ये देख लिया प्रतिरोधी। वीक संक्रामक की अगर बात करें, डिसइंफेक्टेंट्स, तो वे रसायन जो जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों को शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ये विसंक्रामक कहलाते हैं। इनका उपयोग किस लिए होता है, इनका उपयोग स्किन पे नहीं किया जाता है। स्किन पे जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए प्रतिरोधी का उपयोग किया जाता है, लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं इनका उपयोग किया जाता है उपकरण, बर्तन, फर्श, सैनिटरी फिटिंग, इन सब में किया जाता है। ये जीवित ऊतकों के लिए हानिप्रद होते हैं और त्वचा पर प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। ठीक है, काम देखिए एक ही है, लेकिन हाँ एक को त्वचा पे यूज़ करना है और एक को उपकरण, बर्तन, फर्श, सैनिटरी। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स में यानी प्रतिरोधी और विसंक्रामक में अंतर है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए विसंक्रामक का, यह है फिनॉल, मेथिलफिनॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये देख लिया। प्रतिरोधी और विसंक्रामक पे ध्यान दीजिएगा। प्रशांतक यानी ट्रैंक्विलाइजर, इसका क्या है कि इनका उपयोग क्या है, मानसिक तनाव को कम करने और अवसाद दूर करने में किया जाता है। ठीक है, ये सीधा मानसिक तनाव है और अवसाद है, तो सीधा हमारे तंत्रिका तंत्र पर ये काम करेंगे। ठीक है, और ऐसे मरीजों को दिया जाता है जिसमें अति तनाव यानी जिनमें हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो, अवसादित या हिंसक जैसे गुण हो। ठीक है, रेजर पाइन जो है, रेजर पाइन की अगर बात करें, ये एक प्रबल प्रशांतक है जिसे राउवोल्फिया सर्पेटाइना पौधे से पृथक किया जाता है। ठीक है, बारबेट्यूरिक अम्ल और इसके व्युत्पन्न जैसे कि ल्यूमिनल, सोकोनल, ये सब प्रशांतक औषध हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगला है प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की अगर बात करें तो वे रासायनिक पदार्थ जो कोशिकाओं से, जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या निर्मित होते हैं। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो होते हैं वो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं, निर्मित होते हैं और सूक्ष्म जीवों की जीवन प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। ठीक, तो प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1929 में कवक जो था पेनिसिलियम नोटेटम, इससे की थी। तो प्रतिजैविक का मतलब समझ में आ गया। काम तो इनका यही है कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनको जैविक प्रक्रियाओं को बाधित करना और नष्ट करना। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि जीवित कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं या निर्मित होते हैं। पहला ऐसे प्रतिजैविक की बात करें तो पेनिसिलिन है, जिसका निर्माण किया था, जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। और कवक कौन था, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, आगे है सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग औषधि का वो समूह जो सल्फेनिलामाइड से व्युत्पन्न होते हैं, सल्फा ड्रग कहलाते हैं। सल्फाडाइजिन क्या है, सल्फाडाइजिन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली सल्फा ड्रग है जो सभी प्रकार के कॉक्सस संक्रमणों में जो है वो प्रभावकारी है। इसका उपयोग जो है वो पेचिश, मूत्र और श्वसन संक्रमणों के उपचार में किया जाता है, सल्फाडाइजिन। ठीक है, अब आता है एनेस्थेटिक्स यानी बेहोशी कारक। तो इसका क्या है कि वह औषधि जो सभी प्रकार की कोशिकाओं में मुख्यतः तंत्रिका तंत्र के जैव कार्यों के प्रति अचेतना उत्पन्न करे। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के जितने भी जैव कार्य हैं उसके प्रति अचेतना, ये बेहोशी कारक कहलाते हैं। इसका प्रभाव जो है उत्क्रमणीय होता है, अर्थात प्रभावित अंग बेहोशी कारक की सांद्रता कम हो जाने के कारण शीघ्र ही सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। कि मतलब व्युत्पन्न उत्क्रमणीय मतलब कैसे कि हम किसी को ये डोज देते हैं, एनेस्थीसिया किसी को देते हैं, उसके बाद वो जो प्रभावी अंग है वो सुन्न पड़ जाएगा, बेहोश हो जाएगा। ठीक है, अचेतना उत्पन्न हो जाएगी उस अंग में और धीरे धीरे जैसे ही इसका असर कम होगा वो धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाता है। इसी को कहते हैं उत्क्रमणीय प्रभाव। ये हमने देख लिया बेहोशी कारक। अब हम लोग देखेंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में यानी खाद्य परिरक्षक।
खाद्य परिरक्षक नाम से पता चल रहा है कि वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग भोजन की रक्षा जीवाणुओं, यीस्ट, कवक से करने में किया जाता है। ठीक है, भोजन की रक्षा करना किससे? जीवाणुओं से, यीस्ट से, कवक से। तो ऐसे ऐसे खाद्य परिरक्षक के बारे में शुरू करते हैं, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नाम तक पूछा गया है। तो सबसे पहले है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड क्या है? जिसका रासायनिक फॉर्मूला है Na2 और H2O5, सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। इसका उपयोग जैम, सॉस और अचारों के परिरक्षण में किया जाता है। जैम, सॉस और अचारों के परिरक्षण में किया जाता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग। सोडियम बेंजोएट क्या होता है कि सर्वाधिक प्रयुक्त यही परिरक्षक है, जिसका उपयोग मृदुपेय, अम्लीय भोजन, अचार वगैरह को सेव करने में। सॉर्बिक अम्ल और इसके लवण, तो सोडियम और पोटेशियम सॉर्बेट का अत्यधिक उपयोग कुछ भोज्य पदार्थों में यीस्ट और फफूंदी की वृद्धि को रोकने के लिए। ठीक है, यीस्ट और फफूंदी की वृद्धि को रोकने के लिए सॉर्बिक अम्ल और इसके लवण का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका चीज़ है, पका खाना है, अचार है, मांस, मछली, इन सबको संरक्षित करने के लिए सॉर्बिक एसिड और इसके लवण। ठीक है, आगे है, अगला है इसमें आपका एपोक्साइड। एपोक्साइड क्या होता है? एपोक्साइड की अगर बात करें तो एथिलीन और प्रोपिलीन एपोक्साइड कम नमी युक्त पदार्थों के लिए बहुत बढ़िया परिरक्षक हैं। कम नमी युक्त पदार्थ, ठीक है, शुष्क फल हुए, मसाले हुए, इन सब के परिरक्षण में एपोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। एनिमल चारकोल, जंतु चारकोल का उपयोग किसमें किया जाता है? कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में। कच्ची चीनी को रंगविहीन करने में एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो बस देखते रहिए। एनिमल चारकोल, कच्ची चीनी को रंगविहीन करना, कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में। एस्पिरिन जो है ये पेड़ के लैटेक्स से प्राप्त होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर में ये दिया जाता है, बुखार में दिया जाता है, वेदना निवारक में भी कार्य करता है। एस्पिरिन को एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, पहले भी देखे थे। फिर शहद के कुछ घटकों की बात करूँ, शहद में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है 38.2%, ग्लूकोज 31.3%, सुक्रोज 1.3%, माल्टोज जो है 7.1% और जल जो है 17.2% इसमें पाया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड, जिसका फॉर्मूला है KBr, K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम एंड Br मतलब ब्रोमाइड। KBr क्या है कि एक लवण है जिसमें शांति कारक औषधि के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, और व्यापक रूप से इसको मिर्गी की बीमारी होती है ना, दौरे पड़ते हैं लोगों को, इसके उपचार में पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो दिया जाता है। एस्पर्टेम क्या है? कृत्रिम मधुरक है, ठीक है, जो कि सुक्रोज या फिर सामान्य चीनी की तुलना में 200 गुना अधिक मीठा होता है। ठीक है, एस्पर्टम याद रखिएगा, एस्पर्टेम। दूध जो है एक इमल्सन यानी पायस का उदाहरण है, और जिसमें विटामिन C के अलावा सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये देख लिया। कार्बनिक खाद्य जो है हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि ये कृत्रिम खादों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाए जाते हैं। एक और फैक्ट है, देखते हैं ये क्या है, कि पपीते में पपाइन नामक तत्व पाया जाता है। ठीक है, पपीते में पपाइन नामक तत्व पाया जाता है जो कि जेलेटिन को सेट नहीं होने देता, जो कि जेली बनाने के लिए श्रेष्ठ फल नहीं है। एक और फैक्ट देख लेते हैं कि जो लौंग का तेल होता है इसका प्रमुख घटक होता है यूजेनॉल। एग्जाम में पूछा गया है, लौंग के तेल का जो क्लोव ऑयल होता है इसके प्रमुख घटक होता है यूजेनॉल, जो कि प्राकृतिक दर्द निवारक, ठीक है, और एंटीसेप्टिक है। ठीक है, और ज़्यादातर लौंग का तेल जो है वो दांतों के दर्द को, अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है तो इसके लिए लौंग के तेल का बखूबी रूप से उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन और टूथपेस्ट के निर्माण में भी किया जाता है। और इसके लौंग के अगर प्रमुख उत्पादक देशों की बात करें तो वो है मेडागास्कर और इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये देख लिया कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह जो एग्ज़ाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं, और औषधियों का वर्गीकरण देख लिया, खाद्य संरक्षण देख लिया। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं कुछ अगले वीडियो में। धीरे धीरे आपको कंप्लीट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के एमसीक्यू तो आ रहे थे, लेकिन हाँ अब मैं सोच रही हूँ कि मंथली करंट अफेयर्स भी शुरू किया जाए चैनल पे। तो ऐसे ही बने रहिए। यहाँ पे आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो पेड ग्रुप है उसका मटेरियल बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।